सीटेट सीटीपी सीडीपी विकास की कौन सी अवस्था किसी प्रमुखता समूर्त सोच वो अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह है। शोषावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। विकास की कौन सी अवस्था किसी प्रमुखता अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह है। किशोरावस्था 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 विकासात्मक अवस्था अलग अलग अवधियों या विकास के चरणों को संदर्भित करती हैं और परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं जो व्यक्ति जन्म से वयस्कता तक जाते हैं। किशोरावस्था महत्वपूर्ण शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक परिवर्तनों की अवधि है जो आम तौर पर बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच होती है। इस अवस्था के दौरान व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान, मूल्य, विश्वासों और भविष्य की आकांक्षाओं के बारे में प्रश्नों से जूझते हैं। वह अमूर्त सोच में संलग्न होते हैं, स्वयं की भावना विकसित करते हैं और स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं। इस अवस्था को अक्सर आत्म जागरूकता, विभिन्न भूमिकाओं और संभावनाओं की खोज और व्यक्तिगत पहचान के गठन से चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि किशोरावस्था की प्रमुखता अमूर्त सोच वो अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह है। शोषावस्था यह अवस्था जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक होती है। शिशु तेजी से विकास और वृद्धि का अनुभव करते हैं। बुनियादी पेशीय कौशल, भाषा विकास और सामाजिक संपर्क प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था यह अवस्था आमतौर पर 2 से 6 वर्ष की आयु तक होती है। बच्चे अपने पेशीय कौशल, भाषा क्षमताओं और संज्ञानात्मक विकास को परिष्कृत करना जारी रखते हैं। वह अधिक स्वतंत्रता भी विकसित करना शुरू करते हैं और कल्पनाशील खेल में संलग्न होते हैं। मध्य बाल्यावस्था, इसे स्कूल आयु चरण के रूप में भी जाना जाता है, इसमें आमतौर पर 6 से 12 वर्ष की आयु शामिल होती है। इस अवधि के दौरान बच्चे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास का अनुभव करते हैं, अपने सामाजिक कौशल का विस्तार करते हैं और औपचारिक शिक्षा में संलग्न होते हैं। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास एक खास क्रमानुसार चलता है। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। विकास केंद्र से बाहर की दिशाओं में अग्रसर होता है। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? विकास पैर से सिर की दिशा होता है। गलत।
विकास के सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देश या अवधारणाएं हैं जो मानव विकास में शामिल पैटर्न और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। विकास का खास क्रमानुसार चलता है। विकास आमतौर पर एक अनुमानित और अनुक्रमिक पैटर्न का अनुसरण करता है। विकास के विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक एक विशिष्ट क्रम में प्रकट होते हैं। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। विकास में विभेदन जो विभिन्न कौशल और क्षमताओं में विशिष्ट या विभेदित होने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, और एकीकरण जो इन विशेष कौशलों के समन्वय और एकीकरण को एक सुसंगत पूरे में संदर्भित करता है, दोनों शामिल होते हैं। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। इसका अर्थ है कि किसान के प्रारंभिक चरणों के दौरान निचले हिस्से से पहले सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से विकसित होते हैं। शिशु आमतौर पर अपने पैरों और टांगों पर नियंत्रण पाने से पहले अपने सिर और गर्दन की मांसपेशियों पर नियंत्रण हासिल करते हैं। विकास केंद्र से बाहर की दिशा का अनुसरण करता है। विकास आमतौर पर केंद्र से बाहर की ही दिशा का अनुसरण करता है। इसका अर्थ है कि गति का नियंत्रण और सामान्य शुरू में शरीर के मध्य भागों में होता है, जैसे कि धड़ और फिर हाथ अंगुलियों की तरह बाहर की ओर बढ़ता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। कथन विकास के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? केवल व्यक्ति ही के वंशानुगत गुण, केवल पालकों के पालन पोषण का तैयार करना, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, केवल बच्चे का भौतिक परिवेश। बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? आनुवंशिक व पर्यावरण कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्तियों के बीच मौजूद विविधताओं और अनूठी विशेषताओं को संदर्भित करती है। इसमें व्यक्ति विभिन्न आनुवंशिक कारकों, आनुवंशिकता और पर्यावरणीय प्रभावों को संयोजन से प्रभावित होती है, जबकि आनुवंशिक बनावट कुछ लक्षणों और विशेषताओं में योगदान देती है। पर्यावरणीय कारक जैसे कि पालन पोषण की शैली, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक प्रभाव और अनुभव भी व्यक्तिगत अंतरों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जीन और पर्यावरण के बीच जटिल अंतःक्रिया है जो बच्चे के विकास, क्षमताओं, व्यक्तित्व और व्यवहारों में भिन्नता की ओर ले जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण आनुवंशिकता
वो पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया है। समाजीकरण रैखिक है, वो निश्चित होता है। सरल है वो एकगामी होता है। जटिल वो बहुआयामी होता है। अन्य है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। समाजीकरण जटिल वो बहुआयामी प्रक्रिया है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, गुण, मूल्य और व्यवहार प्राप्त करता है। समाजीकरण एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक मानदंडों, मूल्य, विश्वासों, व्यवहारों और सांस्कृतिक प्रथाओं का अधिग्रहण शामिल है। समाजीकरण के दौरान व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक या समाज के मानदंडों, रीति रिवाजों और अपेक्षाओं को सीखते हैं। वे सामाजिक भूमिकाओं को आत्मसात करते हैं, भाषा प्राप्त करते हैं, पारस्परिक कौशल विकसित करते हैं और सामाजिक अंतःक्रियाओं को नेविगेट करना सीखते हैं। ये एक रेखीय और निश्चित प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह सांस्कृतिक, समाजों और व्यक्तियों में भिन्न होती है। समाजीकरण परिवार, साथियों, स्कूलों, मीडिया और व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। समाजीकरण एक सरल वो एक आयामी प्रक्रिया भी नहीं है। इसमें कई आयाम शामिल हैं, जैसे सकारात्मक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सांस्कृतिक पहलू आदि। समाजीकरण का एक अन्य वो सार्वभौमिक प्रक्रिया भी नहीं है। यह लचीला है और विभिन्न संदर्भों और बदलाव से सामाजिक मानदंडों के अनुकूल है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालता है कि समाजीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़े से अलग सोचते और सीखते हैं। भाषा विकास को सुदृढ़ करती है। बच्चे की सोच वयस्कों की सोच से मात्रात्मक रूप से भिन्न होते हैं। बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि ये बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। जीन पियाजे ने प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे के सीखने और सोचने के तरीके को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संज्ञानात्मक विकास का उनका सिद्धांत बच्चे और वयस्कों की सोच के बीच गुणात्मक अंतर पर जोर देता है। बच्चे सिर्फ छोटे वयस्क नहीं होते, उनकी विचार प्रक्रिया मौलिक
रूप से भिन्न होती है। वयस्क लोग तार्किक और अमूर्त रूप से सोचते हैं तथा काल्पनिक रूप से तर्क कर सकते हैं। दूसरी ओर बच्चे ऐसे चरणों से गुजरते हैं जहाँ उनकी सोच अधिक अहम केंद्रित, स्वयं पर केंद्रित और ठोस ठोस अनुभव पर आधारित होती है तथा वह क्रियाओं और जोर तोर पर अधिक निर्भर करती है। पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। वे कार्य करके या प्रयोग करके तथा अपने अनुभवों को समझने का प्रयास करके सीखते हैं। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे वयस्कों से भिन्न तरीके से सोचते और सीखते हैं। निम्न में से किस योगम का मिलान सही है? स्वसावस्था 6 से 11 मध्य 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वर्ष और उससे अधिक 11, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। निम्नलिखित में से किस योग का मिलान सही है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से और अधिक से अधिक। मानव विज्ञान एक जटिल प्रक्रिया है और बच्चे इन चरणों के माध्यम से थोड़ी भिन्न देरी पर प्रगति कर सकते हैं। शौशवावस्था जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक है, जहाँ तक जीवन की प्रारंभिक अवस्था को संदर्भित करती है। यह तेजी से वृद्धि और विकास की अवधि है, जहाँ शिशु रेंगना, चलना, अपना पहला शब्द बोलना सीखते हैं और बुनियादी पेशीय कौशल विकसित करते हैं। मध्य बाल्यावस्था आम तौर पर लगभग 6 से 11 वर्ष की आयु के विकास की अवस्था को संदर्भित करती है। इस अवस्था के दौरान बच्चे अपने पेशीय कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताओं की परिष्कृत करना जारी रखते हैं। वे अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं, मित्रता विकसित करते हैं और औपचारिक शिक्षा शुरू करते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से होती है और वयस्कता में जारी रहती है। इस चरण के दौरान व्यक्ति अमूर्त रूप से सोचने, तार्किक रूप से तर्क करने और काल्पनिक और निगमनात्मक तर्क में संलग्न होने की क्षमता विकसित करते हैं। वे मूर्त अनुभवों से परे सोच सकते हैं और संभावनाओं और कल्पनाशील स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 6 वर्ष की आयु तक होती है, की विशेषताएं तीव्र भाषा के विकास, प्रतीकात्मक खेल और वस्तुओं या विचारों का प्रतिनिधित्व
करने के लिए प्रतीकों का उपयोग। इस प्रकार यह निकाला गया है कि सही सुमेल है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक है। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता। यह नैतिक सोच या सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था में बच्चे को सहभागी अवलोकन का उपयोग करता है। यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा प्रस्तावित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि व्यक्ति नैतिकता की अपनी समझ कैसे विकसित करते हैं। कोहेलबर्ग के सिद्धांत की प्राथमिक आलोचनाओं में से एक यह है कि यह नैतिक विकास पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं है। कोहेलबर्ग के चरण मुख्य रूप से पश्चिमी संस्कृति के प्रतिभागियों, विशेषकर पुरुषों के साथ किए गए शोध पर आधारित थे। आलोचकों का तर्क है कि नैतिक विकास सांस्कृतिक मूल्य मानदंडों और समाजीकरण प्रथाओं से प्रभावित होता है जो विभिन्न संस्कृतियों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त शोध से पता चलता है कि नैतिक तर्क में लैंगिक अंतर हो सकता है। महिला अक्सर देखभाल और रिश्ते पर अधिक जोर देती है, जबकि पुरुष न्याय और निष्पक्षता को प्राथमिकता दे सकते हैं। कोहेलबर्ग का सिद्धांत इस विविधताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है और नैतिक विकास पर एक लैंगिक और सांस्कृतिक पक्षपाती परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे को जो प्रस्तुत किया जाता है वह उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। बच्चे उद्दीपन के प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें प्रयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किए जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सिद्धांत ने बच्चे के अधिगम और विकास के सामाजिक संपर्क के महत्व और माता-पिता, शैक्षिक और साथियों जैसे अधिक जानकारियों की भूमिका पर जोर दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क और सहयोगी गतिविधियों के माध्यम से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, जिनके पास अधिक ज्ञान और
विशेषता है। उन्होंने समीपस्थ विकास के क्षेत्र (ZPD) की अवधारणा पेश की, जो एक बच्चे को स्वतंत्र कामकाज को वर्तमान स्तर और एक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन और सहायता से उन्हें विकास के संभावित स्तर के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि इन क्षेत्र के भीतर अधिगम होता है, क्योंकि बच्चे सहयोगी कार्यों में संलग्न होते हैं और वयस्कों या अधिक सक्षम साथियों से पार का समर्थन प्राप्त करते हैं। ले वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है। भाषा, कैलेंडर, कैलकुलेटर, मोबाइल। ले वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। भाषा वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ने बच्चे के अधिगम और विकास में सामाजिक संपर्क के महत्व और माता-पिता, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकारों की भूमिका पर जोर दिया है। वाइगोत्स्की के समाजशास्त्रीय सिद्धांत में भाषा को प्राथमिक मनोवैज्ञानिक उपकरण माना जाता है। उनका मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और संचार, विचार और आत्म-नियमन के साधन के रूप में कार्य करती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा व्यक्तियों को दूसरों के साथ बातचीत, संपर्क करने, ज्ञान को आत्मसात करने और अपनी सोच को निर्देशित करने की अनुमति देती है। भाषा के माध्यम से बच्चे अवधारणाओं को प्राप्त करते हैं, निजी संवाद, स्वयं से बात करना में संलग्न होते हैं और धीरे-धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को आत्मसात करते हैं। भाषा सोच के लिए एक ढांचा प्रदान करती है और उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कार्यों के विकास की सुविधा प्रदान करती है। इस बात का निष्कर्ष निकाला जाता है कि सही उत्तर भाषा है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। बच्चे को सख्त निगरानी में रखना चाहिए। वो अनम्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। सीखने को संसाधित करने के लिए वेदन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद देते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षक सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में सक्रिय और अनुभवात्मक अधिगम पर जोर दिया जाता है। छात्रों को हस्त आधारित
गतिविधियों में शामिल होने व उनकी रुचियों का पता लगाने और प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कक्षा का वातावरण छात्रों के बीच खुली चर्चा, आलोचनात्मक सोच और सहयोग को बढ़ावा देता है। शिक्षक सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें अपने अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पाठ्यक्रम अक्सर लचीला होता है, जिससे छात्रों के रुचि के विषय का अनुसरण करने और उनके सीखने को वास्तविक दुनिया को संदर्भ से जोड़ने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि, गतिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। अंतःवैयक्तिक बुद्धि गार्डन के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एकल तथा निश्चित इकाई नहीं है, बल्कि बहुबुद्धि का संग्रह है जो विभिन्न क्षमताओं और कौशलों का प्रतिनिधित्व करता है। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित बहुबुद्धि में से एक अंतःवैयक्तिक बुद्धि है। यह किसी व्यक्ति की अपनी संवेगों, अभिप्रेरणाओं, क्षमताओं और कमजोरियों को समझने और अंतर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता को संदर्भित करती है। उच्च अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति चिंतनशील और आत्म जागरूक होते हैं। उन्हें अपने स्वयं के विचारों और संवेगों की गहन समझ होती है और वे आत्म-निरीक्षण करने और आत्म-चिंतन में संलग्न होने में सक्षम होते हैं। वे अपने स्वयं के गुणों की सराहना कर सकते हैं और स्वयं को प्रबल संवेग रखते हैं। यह बुद्धि अक्सर उन व्यक्तियों में प्रकट होती है जो स्वयं प्रेरित, स्वतंत्र और पहचान की स्पष्ट भावना रखते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सही उत्तर अंतःवैयक्तिक बुद्धि है। तार्किक गणितीय बुद्धि इस बुद्धि के अंतर्गत तार्किक तर्क, समस्या समाधान और गणितीय कौशल शामिल है। शारीरिक गतिक बुद्धि इस बुद्धि के अंतर्गत शारीरिक समन्वय, निपुणता और किसी के शरीर
गतिविधियों पर नियंत्रण शामिल है। भाषाई बुद्धि स्मृति के अंतर्गत मौखिक और लिखित भाषा दोनों में प्रवीणता शामिल है। शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चे के जेंडर, लिंग, रूढ़िवादिता, पक्षपात कम करने में सहायता करता है? कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना, खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, देखभाल करने वाली व्यवसाय का जिक्र केवल औरतों को संदर्भित करना, सभी जेंडर, लिंग को स्वायत्तता व समानुभूति के गुण विकसित करना। शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चे में जेंडर, लिंग, रूढ़िवादिता, पक्षपात कम करने में सहायता करता है? सभी जेंडर, लिंग में स्वायत्तता व समानुभूति के गुण विकसित करना। जेंडर, लिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं, व्यवहारों और पुरुष या महिला होने से जुड़ी अपेक्षाओं को संदर्भित करता है। सभी जेंडर, लिंग की स्वायत्तता और समानुभूति के गुणों को बढ़ावा देने से लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देने और समाप्त करने में सहायता मिलती है। लड़कों और लड़कियों दोनों में स्वायत्तता, स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करके शिक्षक एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जो व्यक्तित्व को महत्व देता है और विविध रुचियों और क्षमताओं का सम्मान करता है। इसी तरह समानुभूति को बढ़ावा देने में बच्चे को उनके जेंडर, लिंग की परवाह किए बिना दूसरे को संवेगों और अनुभवों के लिए समझ और प्रशंसा विकसित करने में सहायता मिलती है। यह समावेशित, सम्मान और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? व्यवहारवादी, सूचना संक्रामक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोगतिशील। कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? सामाजिक, सांस्कृतिक। संज्ञान जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, भंडार और उपयोग करने से संबंधित मानसिक क्रियाओं और गतिविधियों को संदर्भित करता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, जो अक्सर लेवाइगोस्की के कार्य से संबंधित रखता है, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर बल देता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा अनुभूति
को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा व्यक्तियों को दूसरों के साथ संप्रेषण करने चिंतन और अंतःक्रिया करने की अनुमति देती है, जिससे उच्च स्तर की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भाषा को संप्रेषण के साधन और विचार के उपकरण दोनों के रूप में देखा जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा के उपयोग के माध्यम से व्यक्ति नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, सांस्कृतिक अवधारणाओं को आत्मसात करते हैं और उच्च स्तरीय चिंतन में संलग्न होते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिचय भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी रणनीति नहीं है? छात्र के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, छात्र की अलग अलग पृष्ठभूमि के अनुसार शिक्षा शास्त्र को अपनाना, ऐसे विविध उपकरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, निर्देशों को मानक समूहों का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित रणनीति नहीं है? निर्देशों को मानक समूहों का उपयोग करना और शिक्षार्थियों के पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विविधता को अंगीकरण करें और उसका सम्मान करें। अपने शिक्षण उपागम को अपनाएं और एक समावेशी शिक्षा वातावरण का निर्माण करें जो उनके छात्रों की विशिष्ट पहचान और पृष्ठभूमि को महत्व देता है और इनका सम्मान करता है। निर्देशों को मानक समूहों का उपयोग करना और शिक्षार्थियों के पृष्ठभूमि को अनदेखा करना छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, क्षमताओं और सांस्कृतिक विविधता की अवहेलना करता है। यह कक्षा में उपस्थित विभिन्न अधिगम की शैलियाँ, पृष्ठभूमि और क्षमताओं को पहचानने और समायोजित करने में विफल रहता है, जो छात्रों के व्यवस्थाता प्रेरणा और अधिगम के परिणामों में बाधा बन सकता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि निर्देशों के मानक समूहों का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना कक्षा में विविधता के समायोजित करने की एक प्रभावी रणनीति नहीं है। छात्रों की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने से शिक्षकों को एक समावेशी और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी अधिगम के वातावरण के निर्माण में सहायता मिलती है। छात्रों की विविध आवश्यकताओं और अधिगम की शैलियों को पूर्ण करने के लिए शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन के तरीकों को अपनाने में समान अधिगम के अवसरों को बढ़ावा मिलता है। विविध उदाहरणों, संदर्भों और संसाधनों का उपयोग
करना जो विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए प्रासंगिक है और संबंधित है, समावेशिता को बढ़ावा देते हैं और छात्रों को अपने संघ के अनुभवों और अधिगम की जा रही सामग्री को बीच संबंध बनाने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता का क्या होना चाहिए? मानकीकृत, व्यापक, रचनात्मक, गुणात्मक। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? आकलन की क्या होनी चाहिए? रचनात्मक आकलन व्यक्तियों या समूहों के ज्ञान, कौशल, क्षमताओं या विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए सूचना और साक्ष्य एकत्रित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की प्रकृति रचनात्मक होनी चाहिए। रचनात्मक आकलन छात्रों की प्रगति का मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए अधिगम के प्रक्रिया के दौरान प्रतिपृष्ठ और जारी मूल्यांकन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य छात्रों की क्षमताओं, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना, निर्देश देना और विषय वस्तु की गहन समझ और प्रवीणता को बढ़ावा देना है। यह सक्रिय छात्र संलग्न, प्रसंज्ञान, कौशल और नियम के विकास को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता रचनात्मक होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना, बच्चे को उनकी क्षमताओं के आधार पर पृथक करना, बच्चे की पहचान कर उनको स्तरीकरण करना, पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना, पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन। समावेशी शिक्षा का उपागम है जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को उनकी विविध पृष्ठभूमि, क्षमताओं या विशेषताओं की परवाह किए बिना समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित शामिल है। बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जो दिव्यांग या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए सुलभ और अनुकूल हो। इसमें शारीरिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधित बाधाओं को दूर करना शामिल है जो छात्रों की पूर्ण सहभागिता और शिक्षण व्यवस्था में शामिल होने में बाधा बन सकता है। पाठ्यचर्या के अनुभवों और शैक्षणिक रणनीतियों में की लचीलापन। समावेशी शिक्षा यह मानती है कि छात्रों की अधिगम की शैली, क्षमताएं और रुचियां भिन्न
होती है। यह छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीली शिक्षण विधियों, पाठ्यचर्या अनुकूलन और विभेदित निर्देशों का उपयोग को बढ़ावा देती है। छात्रों को एक विविध समूह के साथ अंतःक्रिया करते समय शिक्षकों को डैश वाद विवाद और चर्चाओं को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उसके स्वयं को पूर्वग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन नहीं करना चाहिए। एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन नहीं करना चाहिए। व्याख्या विधि को ही एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में नहीं अपनाना चाहिए। छात्रों के एक विविध समूह के साथ अंतःक्रिया करते समय शिक्षकों को एक समय पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन नहीं करना चाहिए। छात्रों का एक विविध समूह एक छात्र जनप्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जबकि शिक्षकों के लिए एक संरचित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधियों का होना महत्वपूर्ण है। छात्रों की विविध आवश्यकताओं, रुचियों और पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करना उनके अधिगम और संलग्नता में बाधा बन सकता है। समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और सभी छात्रों के लिए समान अधिगम के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम और आकलन उपागमों को अपनाने के महत्व को पहचानती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि छात्रों के एक विविध समूह के साथ अंतःक्रिया करते समय एक शिक्षक को एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन नहीं करना चाहिए। वाद विवाद और चर्चाओं को प्रोत्साहित करने से छात्रों को अपनी परिप्रेक्ष्यों को व्यक्त करने, आलोचनात्मक चिंतन में संलग्न होने और एक दूसरे के विविध परिप्रेक्ष्यों से अधिगम की अनुमति मिलती है। एक समावेशी और पूर्वग्रह मुक्त अधिगम वातावरण का निर्माण करने के लिए एक शिक्षक के लिए अपने संग के पूर्वग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन करना महत्वपूर्ण है। अभिकथन पाठ्य वैकल्पिक डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षण में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तर्क और पठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया से ग्रस्त विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। अभिकथन पठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे को अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों और अतिरिक्त
विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। वो उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तर्क पठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया से ग्रस्त विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। सही विकल्प है ई और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम विकार है जो मुख्य रूप से पढ़ने के कौशल को प्रभावित करता है। पठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे आमतौर पर शब्दों को सटीक और धाराप्रवाह पहचानने, वर्तनी और लिखित भाषा के विघटित करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। यह चुनौतियाँ उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन और अधिगम के अनुभव को प्रभावित कर सकती है। कथन पठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया पीड़ित बच्चे को सहारा देने के लिए लिखित परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय देने और पुस्तकों के अलावा अन्य तरह की सामग्री उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान करना शिक्षक के लिए वास्तव में फायदेमंद है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित छात्रों में सहायता करने के लिए सहायक तकनीक का उदाहरण है? हेडफोन, चित्र आधारित पाठ्य आधारित कार्यक्रम, पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल लिपि, श्रवण में सहायता करने वाला उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित छात्रों में सहायता करने के लिए आवश्यक तकनीक का उदाहरण है? पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली सहायक तकनीक दिव्यांग व्यक्तियों की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन बनाए गए उपकरण, डिवाइस या सॉफ्टवेयर को संदर्भित करती है। ब्रेल प्रणाली एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है जिसका उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। इसमें कागज या अन्य सामग्रियों पर उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें उंगलियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। ब्रेल प्रणाली दृष्टिहीन व्यक्तियों को लिखित जानकारी तक पहुँचने और शैक्षिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की अनुमति देती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली दृष्टिबाधित छात्रों में सहायता करने के लिए सहायक तकनीक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेत कौन से हैं? जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता, उच्च स्तर की एकाग्रता, पुनरावृत्ति अभ्यास की आवश्यकता। निम्नलिखित में से रचनात्मकता में विशिष्ट संकेतक कौन सा है?
जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता, उच्च स्तर की एकाग्रता। 1, 2, 3, 4 रचनात्मक नए और मूल्यवान विचारों, अवधारणाओं या समाधानों को उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित करती है, जो मूल्य है और व्यवहारिक या संदर्भ मूल्य को संदर्भित करती है। रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक निम्न हैं। जिज्ञासा अक्सर रचनात्मकता को संबंधित होती है, क्योंकि यह व्यक्तियों को खोजने तथा प्रश्न करने और नवीन ज्ञान के अनुभवों को खोजने के लिए प्रेरित करती है। जिज्ञासु व्यक्तियों के असाधारण रूप से चिंतन, आउट द बॉक्स, नए संबंध का निर्माण करने और नवीन विचारों के उत्पन्न करने की अधिक संभावना होती है। स्वतंत्रता अत्यधिक बाह्य प्रभाव या अनुरूपता से मुक्त, स्वतंत्र रूप से चिंतन और कार्य करने की क्षमता को संदर्भित करती है। रचनात्मक व्यक्ति अक्सर स्वतंत्र चिंतन का प्रदर्शन करते हैं और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने और अपरंपरागत विचारों का पता लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। अनुकूलनशीलता बदलती परिस्थितियों या मांगों को प्रभावी ढंग से समायोजित करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। रचनात्मक व्यक्ति लचीले होते हैं और नवीन विचारों, परिप्रेक्ष्यों तथा उपागमों के लिए मुक्त होते हैं। वे अपनी चिंतन और समस्या समाधान की रणनीतियों को विभिन्न स्थितियों और चुनौतियों के अनुकूल बना सकते हैं। उच्च स्तर की एकाग्रता किसी कार्य या विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करने और मानसिक प्रयास को बनाए रखने की क्षमता है। रचनात्मक व्यक्ति अक्सर उच्च स्तर की एकाग्रता प्रदर्शित करते हैं, जिससे उन्हें अपने काम या अन्वेषण में गहनता रखने की अनुमति मिलती है। इस स्तर का ध्यान उन्हें उपन्यास के विचारों और समाधानों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। अधिकतम प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चे को। बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया को मध्य शाब्दिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। अधिकतम प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चे को। बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से शाब्दिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। ये और दोनों गलत है। प्रभावी अधिगम ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने और बनाए रखने की प्रक्रिया को इस तरह से संदर्भित करता है जिससे समझ, अनुप्रयोग और दीर्घकालिक प्रतिधारण हो। अधिकतम सत्य नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया में छात्र की कक्षा में भागीदारी और सक्रिय जुड़ाव प्रभावी अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रश्न पूछने से छात्रों को समालोचनात्मक चिंतन करने, अपने विचारों को व्यक्त करने और चर्चाओं में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी विषय वस्तु में समझ में वृद्धि होती है। कारण वृद्धि होती है का कारण आर्य सत्य है, जबकि श्रवण अधिगम एक अनिवार्य घटक है। अर्थ अधिगम के लिए केवल निष्क्रिय श्रवण ही पर्याप्त नहीं है। सक्रिय भागीदारी, जैसे कि प्रश्न पूछना, चर्चा करना और ज्ञान का अनुप्रयोग करना, छात्रों से संबंध बनाना, विभिन्न दृष्टिकोण का पता लगाना और विषय वस्तु की गहन समझ विकसित करने में मदद करता है। अर्थ अधिगम एक शिक्षक को छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पहरा प्रदान करना चाहिए। अधिगम एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। अभिकथन शिक्षार्थियों को छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पहरा प्रदान करना चाहिए। तर्क और अधिगम का सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अधिगम अध्ययन, अनुभव या शिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या दक्षता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अभिकथन ये सत्य है। पहरा छात्रों को नई अवधारणाओं या कौशल को सीखने और समझने में सहायता करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए गए समर्थन और मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। इसमें जटिल कार्यों को प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना, प्रतिक्रिया देना और धीरे धीरे सहायता कम करना शामिल है। क्योंकि छात्र अधिक सक्षम हो जाते हैं, प्रभावी पहरा छात्रों के अधिगम के अनुभवों को बढ़ा सकता है और उनकी स्वतंत्रता और आत्मनियम को बढ़ावा दे सकता है। कारण आर भी सत्य है। अधिगम अक्सर दूसरों के साथ अंतःक्रिया और सहयोग से होता है। शिक्षकों को प्राथमिक, माध्यमिक, स्कूली कक्षाओं में बच्चे की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। बच्चे की कम योग्यता और प्रतिबंधित शिक्षकों को कम योग्यता का प्रतिबंधित, माता पिता की कम योग्यता का प्रतिबंधित, स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबंधित। शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूल कक्षा में बच्चे की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबंधित। छात्रों की विफलता एक बहुआयामी मुद्दा है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें व्यक्तिगत छात्र क्षमताओं, शिक्षण प्रथाएं, घर के वातावरण और अन्य शामिल है। शिक्षक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में
कक्षा में छात्रों की असफलता को स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि छात्र का प्रदर्शन स्कूल के वातावरण के विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। शिक्षक समझते हैं कि स्कूल की प्रणालियाँ, संरचनाएँ और नीतियाँ छात्रों के अधिगम के परिणामों को प्रभावित करती हैं। यह निर्देशात्मक प्रथाओं, पाठ्यक्रम डिजाइन, मूल्यांकन विधियों और समग्र शिक्षण वातावरण की जांच और सुधार के महत्व पर प्रकाश डालता है। स्कूल तंत्र के प्रभाव को पहचान कर शिक्षक उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहाँ छात्र अधिगम और सफलता के लिए बाधाओं को दूर करने और बेहतर समर्थन करने के लिए परिवर्तित या वृद्धि की आवश्यकता है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एक प्रणाली को रूप में स्कूल की कार्यप्रणाली एक कारक होने के बावजूद यह एकमात्र केंद्र नहीं होना चाहिए। एक सामाजिक रचनावाद कक्षा में अधिगम निष्क्रिय और व्यक्तिगत है, सक्रिय और व्यक्तिगत है। सक्रिय और सामाजिकरण है, निष्क्रिय और सामाजिकरण है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में अधिगम सक्रिय और सामाजिक है। सामाजिक रचनावाद एक शैक्षिक सिद्धांत है जो शिक्षार्थियों को सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग के माध्यम से उनके ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जो दूसरों और पर्यावरण के साथ सार्थक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। वे व्यावहारिक गतिविधियाँ, समस्या समाधान, कार्य और चर्चाओं में भाग लेते हैं जो समालोचनात्मक चिंतन, प्रतिबिंब और ज्ञान के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक रचनावादी कक्षा सामाजिक अंतःक्रियाओं पर बल देते हैं। छात्र अपने साथियों के साथ सहयोग करते हैं, समूह परियोजनाओं में शामिल होते हैं और अपने विचारों और दृष्टिकोण को साझा करते हैं। यह सामाजिक संपर्क, ज्ञान के आदान प्रदान, अर्थ निर्माण और उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के विकास में मदद करते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में अधिगम सक्रिय और सामाजिक होता है। में समस्या के कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कार्यात्मक स्थिरता, कलन विधि, साधन, लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय। में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
साधन लक्ष्य विश्लेषण साधन लक्ष्य विश्लेषण एक समस्या समाधान रणनीति है जिसमें एक जटिल समस्या को छोटे अधिगम प्रबंधनीय उप लक्ष्यों में विभाजित करना शामिल है। समस्या को मध्यवर्ती लक्ष्य में विभाजित करके व्यक्ति व्यवस्थित रूप से प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। वे उन बाधाओं या अवरोधों की पहचान करते हैं जो उन्हें इच्छित लक्ष्य स्थिति तक पहुंचने से रोकती है और इन बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करते हैं। यह व्यक्तियों को संरचित और संगठित तरीके से समस्याओं से निपटने में मदद करता है। यह चरण दर चरण दृष्टिकोण में मदद करता है, अंतिम समाधान की दिशा में प्रगति की सुविधा प्रदान करता है। प्रत्येक उप लक्ष्य को संबोधित करना और समस्या को अधिक प्रबंधनीय भागों में कम करना यह समग्र समस्या को सफलतापूर्ण समाधान की संभावना को बढ़ाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि साधन लक्ष्य विश्लेषण समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया गया है और ध्यान प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर है। कार्यात्मक स्थिरता एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जो केवल परिचित कार्यों या किसी वस्तु, अवधारणा या विचार को उपयोग पर विचार करके समस्या समाधान को सीमित करता है। एल्गोरिदम एक विशिष्ट समस्या या कार्य को हल करने के लिए डिजाइन की गई चरण दर चरण प्रक्रिया या निर्देश है। प्रतिक्रिया समुच्चय समस्या समाधान में एक प्रवृत्ति या पूर्वाग्रह को संदर्भित करता है जहाँ व्यक्ति परिचित या पहले उपयोग की जाने वाली रणनीतियों पर भरोसा करते हैं, भले ही वे वर्तमान समस्या के लिए सबसे प्रभावी या इस तरह का नहीं है। अभिकथन शिक्षकों को बच्चे की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की अपेक्षा करनी चाहिए। तर्कआर शैक्षणिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है। अभिकथन शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। तर्क शैक्षणिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। दोनों गलत है। अधिगम एक वातावरण, भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति और तात्पर्य को संदर्भित करता है जो अधिगम की प्रक्रिया को घेरते और प्रभावित करते हैं। अभिकथन सत्य है। शिक्षक बच्चे की समग्र भलाई और भावनात्मक आवश्यकताओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सकारात्मक और सहायक अधिगम का वातावरण जो छात्र के भावनात्मक कल्याण को संबोधित करता है, उनके शैक्षणिक अधिगम, प्रेरणा और समग्र विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
कारण और भी असत्य है। अनुसंधान और शैक्षिक अध्ययन ने लगातार दिखाया है कि छात्रों की भावनात्मक स्वास्थ्य उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और अधिगम के परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जब छात्र कक्षा में सुरक्षित है, समर्थित और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो उनके अधिगम में संलग्न होने, बेहतर एकाग्रता और फोकस प्रदर्शित करने और बेहतर संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली प्रदर्शित करने में संभावना अधिक होती है। अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? अर्थपूर्ण खोज द्वारा, छात्रों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, भौतिक पुरस्कार देकर, नकारात्मक पुनर्वलन देकर अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? भौतिक अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? अर्थपूर्ण खोज द्वारा अधिगम अध्ययन, अनुभव हो या शिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या दक्षता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अर्थपूर्ण खोज एक सक्रिय और आकर्षक प्रक्रिया को संदर्भित करती है जहाँ शिक्षार्थी और अनुभव और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का पता लगाते हैं, पूछताछ करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसमें छात्रों के अवधारणाओं को खोजने और उनके बीच संबंध बनाने, समस्या समाधान में संलग्न होने और समालोचना चिंतन कौशल लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। शिक्षार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और स्वयं के लिए ज्ञान खोजने की अनुमति देकर वे सामग्री की गहन समझ और प्रतिधारण विकसित करते हैं। यह दृष्टिकोण जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा और उनकी शिक्षा पर स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अर्थपूर्ण खोज द्वारा अधिगम को सुसाधित किया जाना चाहिए। स्वयं के ज्ञान, आत्मसंग के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता वो समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? अधिसंज्ञान, आत्मसातकरण, समायोजन, अनुबंधन। संग के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता वो समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? अधिसंज्ञान किसी व्यक्ति की अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में ज्ञान और जागरूकता को संदर्भित करता है और अपनी सोच और अधिगम को प्रतिबंधित करने और नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। अधिसंज्ञान में संग, जागरूकता, स्व-जांच और स्व-नियमन जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। यह व्यक्तियों को उनकी अधिगम की रणनीतियों और दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से योजना बनाने, जांच करने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। इसमें व्यक्तियों की क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानना, लक्ष्य निर्धारित करना और समायोजन
करना या ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता मांगना भी शामिल है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अधिक संज्ञान में स्वयं को ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ शामिल है। आत्मसात्करण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसे जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वर्णित किया है, जहाँ व्यक्ति नई जानकारी या अनुभव को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं या स्कीमा में शामिल करते हैं। समायोजन एक अन्य संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसे पियाजे द्वारा वर्णित किया गया है, जिसमें मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित करना या नई जानकारी या अनुभवों को फिट करने के लिए नए बनाना शामिल है। अनुबंधन शास्त्री और क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांतों में वर्णित बार बार अनावरण और मजबूती के माध्यम से उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच अधिगम की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। शिक्षकों को विश्वास करना चाहिए कि योग्यता डैश है और छात्रों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्थिर महारत उन्मुखी लक्ष्य, स्थिर प्रदर्शन उन्मुखी वर्धित महारत उन्मुखी लक्ष्य, वर्धित प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य। शिक्षकों को विश्वास करना चाहिए कि योग्यता डैश है और छात्रों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वर्धित महारत उन्मुखी लक्ष्य। शिक्षकों को विश्वास करना चाहिए कि योग्यता वर्धित है और छात्रों को महारत उन्मुखी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुसंधान और शैक्षणिक मनोविज्ञान छात्रों में एक विकास मानसिकता उत्पन्न करने के महत्व पर जोर देता है, जो कि विश्वास है कि क्षमताओं और बुद्धि के प्रयास, प्रभावी रणनीतियों और दृढ़ता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जब शिक्षक मानते हैं कि योग्यता वर्धित है, जब वे अपने विद्यार्थियों में विकास की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, वे इन समझ को बढ़ावा देते हैं कि समय के साथ कड़ी मेहनत और प्रभावी शिक्षण रणनीतियों के माध्यम से बुद्धि और कौशल विकसित किए जा सकते हैं। महारत उन्मुखी लक्ष्य व्यक्तिगत सुधार, सीखने और किसी विशेष कौशल या विषय को समर्थन की महारत पर केंद्रित होते हैं। यह लक्ष्य प्रयास, प्रगति और समझने के महत्व देते हैं और उचित को अन्याय के साथ तुलना करने या विशेष प्रदर्शन पर प्राथमिकता नहीं देते। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि शिक्षकों में विश्वास करना चाहिए कि योग्यता वर्धित है और छात्रों को महारत उन्मुखी लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? अधिगम तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण
अभिप्रेरित होते हैं। अधिगम तब प्रभावित होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। अधिगम तब प्रभावित होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? अधिगम तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। अधिगम तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। अभिप्रेरणा अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों द्वारा निवेश किए जाने वाले जुड़ाव, प्रयास और दृढ़ता के स्तर को प्रभावी करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी गतिविधि में संलग्न होने या अपनी अंतर्निहित संतुष्टि, जिज्ञासा या व्यक्तिगत रुचि के लिए सीखना है। जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा होती है तो वे विषय को सीखने, खोजने और समझने की अपनी आंतरिक इच्छा से प्रेरित होते हैं। वे अधिगम की प्रक्रिया में ही आनंद, पूर्ति और उपलब्धि की भावना पाते हैं। उनके सक्रिय रूप से शामिल होने, प्रयास के उच्च स्तर दिखाने, चुनौतियों का सामना करने और सामग्री की गहन समझ और प्रतिधारण प्रदर्शित करने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अधिगम तब प्रभावी होता है जब छात्रों आंतरिक प्रेरणा होता है।